दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। 3 हिस्सों में ये वीडियो है। इसमें से दोस्तों, मैं आरिफ खान। दोस्तों, पिछली सरकारों में यानी सपा और बसपा सरकारों में जिन मुस्लिम लीडरों ने क़यादत की थी, वर्चस्व के साथ जिन्होंने उस ज़माने में हुकूमतें की थी, अपनी सरकारें चलाई थीं, उसमें से अधिकतर जो हैं योगी सरकार के निशाने पर हैं। जैसे आदम खां, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजल अंसारी, ये सब योगी सरकार के निशाने पर हैं और इनको जो है माफिया घोषित किया गया है। किसी को भू माफिया घोषित किया गया है, किसी को दबंग माफिया घोषित किया गया है और कोई वैसे ही सरकार के निशाने के पर है जिसके पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है। जैसे कि अफजल अंसारी के पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के चलते उनकी करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। कुछ दिन पहले वहाँ पे गाज़ीपुर में उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया था और अभी कल जो है उन्होंने लखनऊ में उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने के आदेश दिए थे और कल जो है उनकी जो है लखनऊ की कहते हैं 12.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, जो एक बड़ी अच्छी कीमती आलीशान डॉलीगंज में कोठी बनी हुई थी, उसको जब्त किया। जबकि अफजल अंसारी ने एक प्राइवेट चैनल को दिए इंटरव्यू में अपना दर्द बयान किया और कहा उन्होंने कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए उनके ख़ानदान ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, ये पूरा देश जानता है। दिल्ली में अंसारी रोड के जो है वो उनके ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग थे उनके नाम के ऊपर है और कई जगह पे अंसारी स्कूल और क्या क्या चीज़ें जो थी वो उनके ख़ानदान के इसलिए उन बुज़ुर्गों के नाम पर हैं कि उन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी थी, देश के लिए काम किए थे। उन्होंने उस्मान अली ब्रिगेडियर उस्मान अली अंसारी का जो है नाम लेके बताया कि उनको जिन्ना ने यहाँ तक ऑफ़र किया था जिस वक्त पाकिस्तान बना था कि आप पाकिस्तान आ जाइए, हम आपको फ़ौज का जनरल बनाएंगे, फ़ौज का सरबराह बनाएंगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था और उसके बाद 2 जंगें लड़ी उन्होंने पाकिस्तान के साथ और दोनों में उन्होंने शानदार जीत हासिल की थी। नौशेरा की जंग में वो फ्रंट पर लड़े थे और कहते हैं कि दुश्मन को उन्होंने अंदर नहीं घुसने दिया था बल्कि दुश्मन के गोले अपने सीने पर खाए थे, इसलिए उन्हें शेर नौशेरा भी कहा जाता है। परमवीर चक्र और क्या क्या इन लोगों को मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम लोगों ने खिदमत की है और हमारे ख़ानदान को जो हमारे बुज़ुर्गों को जो कुछ दिया गया है वहाँ पे जो जिस सरकार ने उस टाइम में जो एजाज़ात से नवाजा है वो सबके सामने है, लेकिन उसके बावजूद आज की मौजूदा सरकार जो है जो हमारे साथ व्यवहार कर रही है और हमें दबंग और माफिया घोषित कर रही है, ये बहुत अफसोसनाक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आदम खां को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सज़ा हुई है और जुर्माना लगा है और उसी के चलते ही उसके अगले दिन विधायकी उनकी जो थी वो निरस्त हो गई, रद्द कर दी गई, यानी तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। अब वो उनकी कुर्सी जो है वहाँ पे विधायक की कुर्सी जो है उसे खाली घोषित कर दिया गया है। अच्छा फैसला है सरकार का, कोर्ट का, कि जो लोग भी अपनी बदजुबानी करते हैं उनको एक सबक मिले और इससे हम लोगों को ये भी उम्मीद बनी है कि उनके अलावा भी जो नेता जो बदजुबानी करते हैं और जो हेट स्पीच देते हैं और दे रहे हैं उनके ऊपर भी लगाम कसी जाएगी। आपको एक बात और याद दिलाता चलूं कि रामपुर में एमपी की सीट पर नूर महल का वर्चस्व था और बेगम नूर बानो यहाँ से जीता करती थी। बेगम नूर बानो की काट करने के लिए, उनको हराने के लिए आदम खां जयप्रदा को रामपुर लेकर आए थे और पहली मर्तबा बहुत ज़ोर शोर से उन्होंने जयप्रदा का चुनाव लड़ाया था और भारी वोटों से उनको जिताया भी था, नूर बानो को यानी हराकर उनको जिताया भी था। उसके बाद उन दोनों में मतभेद हो गए और बहुत लंबे ये मतभेद चले, जबकि आखिर तक ही थी, लेकिन आदम खां की तरफ से जयप्रदा के ऊपर जब मतभेद हो गए थे तो उसके बाद कटाक्ष भरे वाण चलते थे जो लगातार तकरीरों में आम लोग भी सुनते थे वहाँ पर। लेकिन जब इस संबंध में जयप्रदा से हम बात करते थे तो वो ये कहती थी कि नहीं वो मेरे भाई हैं। लेकिन फिर आखिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनके भी सब्र का पैमाना टूट गया। आदम खां के कुछ ऐसे जो टीका टिप्पणी थी जो उन्होंने बहुत कुछ कही थी कि उन्होंने शायद एक बार ऐसा कुछ कहा था कि रामपुर के लोगों की तकदीर मैं एक रक्कासा की पाजेब से नहीं बांध सकता, और भी बहुत कुछ कहा था जो यहाँ पे कहना भी उचित नहीं होगा। बहरहाल उससे वो क्षुब्ध होकर जयप्रदा की कई बार आंखों से आंसू भी निकले थे और मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उसने कई बार कहा था कि उसने मेरा दिल दुखाया है, एक दिन उसका दिल भी दुखेगा। अब जब उनको 3 साल की सज़ा हुई है और विधायकी रद्द हुई है तो जयप्रदा ने कहा है जो उसने किया था वही उसके सामने आया है। दोस्तों, कुछ शौक़ ऐसे गंदे होते हैं जिसमें रिश्ते नातों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। जैसे कि शराब और जुआ, इस टाइप के जो लगती लोग होते हैं उनके सामने सिर्फ इन्हीं चीज़ों का महत्व होता है और बाकी ना उनके सामने कोई रिश्ते होते हैं ना कुछ होते हैं। ख़बर है चांदपुर बिजनौर से कि एक युवक ने अपनी माँ को पीट कर मार डाला
क्योंकि उसने शराब के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था। यानी जिस माँ ने उस बेटे को 9 महीने कोख में रखा और तकलीफ़ें उठा उठाकर उसको जवान और पाला पोसा, फिर वो गलत संगत में पड़ गया और शराबी बन गया। माँ ने सोचा होगा कि सुधर जाए, शायद इसीलिए उसके लिए पैसे देना उसको बंद कर दिए होंगे, तो उसने अपनी माँ को ही मार डाला। 25 वर्षीय देवेंद्र सैनी का अपनी माँ समुद्रा देवी 65 वर्ष जिनकी आयु थी उसके साथ में झगड़ा हुआ था। वो शराब के लिए पैसे मांग रहा था, माँ ने मना किया था शराब के लिए पैसे देने को। गुस्से में आकर उसने माँ के सिर पर वार किए थे, जिससे कि ज़ख्मों की ताब न लाकर माँ जो है इस दुनिया से चल बसी। पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना अपराध भी कबूल किया है। सवाल यह है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया, अपराध भी कबूल कर लिया, लेकिन इस प्रकार के अपराध आखिर होते के अपराधों को ख़त्म करने के लिए जो बड़े बड़े समाज सेवी और NGOs जो काम कर रहे हैं वो जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाते? क्योंकि इसमें के अपराध जो हैं ये तभी ख़त्म होंगे जब उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आएगी, उनके अंदर जागरूकता आएगी कि वो क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। दोस्तों, यूँ तो रामपुर ज़िलाधिकारी और रामपुर SP जो है दोनों अपने अपने काम जो है बहुत बखूबी अंजाम दे रहे हैं, दोनों अपने अपने फील्ड में माहिर हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनका जनहित या आम जनता के प्रति कोई ना तो हमदर्दी है, ना उनका कोई दायित्व है और ना ही उनका लगता है कोई कर्तव्य है। रामपुर में कुत्तों की भरमार है और इतने कुत्ते हैं कि अगर किसी तरफ से भी आदमी थोड़ा सी भी लापरवाही से निकल जाए तो उसको कहीं ना कहीं कोई कुत्ता काट लेता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 दिनों में लगभग 195 लोगों पर कुत्तों ने हमला किया है। इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं ताकि रेबीज से बचा जा सके। सवाल यह है कि इंजेक्शन तो चलिए लग जाएंगे या उससे लोग बच भी सकते हैं, लेकिन आखिर इन कुत्तों का परमानेंट इलाज क्यों नहीं करता? इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका को होती है। नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं डॉक्टर इंदु शेखर गुप्ता, उनसे जब इस संबंध में बात की जाती है तो वो कोई माकूल जवाब नहीं देते। एक बार इस संबंध में हमने चेयरपर्सन से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि शायद ये हमारा विभाग में नहीं आता, ये वन विभाग के अंदर आता है। तो हमने DFO से बात की थी, DFO ने कहा था नहीं, हमारा इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो नगर पालिका का ही काम है। तो अब देखना यह है कि बहरहाल ये कुत्ते और कितनों को ज़ख्मी करेंगे और कब इसके प्रति विभाग जो है सतर्क होगा और कब इस पर कार्रवाई करेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक